नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर पेश है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। और खबरों के खिलाड़ी का ये स्पेशल एडिशन रहने वाला है इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। देखिए, सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा चुनाव देश में उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या सियासी समीकरण है, अलग अलग राज्यों में क्या गणित चल रहा है, पार्टियों के दावे वादों के बीच जनता क्या मन बना रही है, क्या हो सकता है, सियासी उठापटक कैसे हो सकते हैं, ये तमाम बातें अपने इस खास कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने पत्रकारों का पैनल मौजूद है। भोपाल में हमारे साथ राजेश बादल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मौजूद हैं। अजय बोकिल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर सक्सेना सर हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद हैं। बात भोपाल की तो होगी, हॉट सीट है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की सारी सीटों की होगी। देश में भी क्या सियासी समीकरण बन सकते हैं, बनते दिख रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधीर सर, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करता हूं। पहले थोड़ा मैं भोपाल सीट और फिर मध्य प्रदेश पर फोकस करना चाहूंगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर सियासी लड़ाई, क्योंकि पिछली बार इस जो सोचकर बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को उतारा था, उसके बाद इस बार उनका टिकट कट गया। तो क्या पूरा सियासी समीकरण बना है इस बार इस सीट पर? देखिए, मध्य प्रदेश ध्रुवीकृत राज्य है और जब आप सन 24 के चुनाव की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये चुनाव 24 की चर्चा है। मध्य प्रदेश बहुत ध्रुवीकृत रहा है और लेकिन अप्रत्याशित परिणामों के लिए भी जाना जाता है। सन 2019 के चुनाव में यहाँ पर 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी नकुलनाथ विजयी हुए थे। छिंदवाड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ रहा है और एक चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो वहां लगातार कांग्रेस और पिछले अनेक चुनावों में लगातार कमलनाथ विजयी होते रहे हैं। इस बार भी छिंदवाड़ा बीजेपी की दुखती रग है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सन 1990 के बाद रथ यात्रा के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पांव पसारे हैं, आज की तारीख में इंदौर या भोपाल उसके अजय गढ़ के तौर पर उभर कर आए हैं। अन्यत्र भी उसने जीत दर्ज की है, लेकिन अन्यत्र बहुत कई बार तो ऐसे विस्मयकारी परिणाम आए, जैसे कि आप गौर करें, सतना जैसी सीट से बैरिस्टर गुलशेर और अजीज कुरैशी जीत के आते हैं, जहां मुसलमानों की तादाद या अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत विरल है। बैतूल जैसी सीट से गुफरान आजम और असलम शेर खां जीत के आते हैं। इंदौर जैसी सीट जो आज भारतीय जनता पार्टी का अजय दुर्ग के तौर पर उभर कर आई, वहां से होमी दाजी जैसी जीत कर आते हैं। और भोपाल सीट राजधानी जो नर्व सेंटर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से समीकरणों के तहत, भावनात्मक ज्वार के तहत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तहत और विपुल संसाधनों के जरिए जिस तरीके से भोपाल में अपने पांव जमाए हैं, उससे मुझे लगता है कि भोपाल में फिर से उन्हीं नतीजों की पुनरावृत्ति होगी जैसी कि पिछले अनेक चुनाव में होती रही है। लेकिन अन्यत्र यह कहना कि एक तरफा चुनाव है या कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, गलत होगा। लगभग आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विजय श्री अर्जित कर सकती है। उसमें कुछ सीटें चंबल ग्वालियर संभाग की हैं, कुछ सीटें अन्यत्र हैं। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव नतीजे रोचक होंगे और कई नतीजे ऐसे अप्रत्याशित होंगे कि लोगों को विस्मय होगा। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, कि कई नतीजे ऐसे होंगे जो शायद चौंकाने वाले होंगे। अजय सर, फैक्टर्स क्या क्या हैं इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद पूरा परिवर्तन हम देख रहे हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी तो मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है उन्हीं के चेहरे पर यहाँ पर भी बढ़ रही है। लेकिन स्थानीय फैक्टर्स को अगर हम देखें, राज्यवार अगर देखने की कोशिश करें, तो क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए भी चुनौती हो सकता है और शायद कांग्रेस के लिए भी अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर? देखिए, इस चुनाव में स्थानीय फैक्टर तो केवल प्रत्याशी का चेहरा और उसकी छवि है। इसके अलावा तो मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा है। तो मोदी फैक्टर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं। मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश में केवल 4 या 5 सीटों पर फाइट की स्थिति है। उसमें से 3 सीटें वो हैं जो पिछली बार कांग्रेस 1 लाख से कम वोटों से हारी थी। उसमें एक तो झाबुआ है, मतलब रतलाम झाबुआ है, मंडला है और एक सीट और है। तो ये 3 सीटें जहाँ पर फाइट है। चौथी सीट जिसको जो फाइट में मानी जा रही है वो राजगढ़ की, जहाँ दिग्विजय सिंह खड़े हैं। हालांकि वो सीट भी दिग्विजय सिंह जीत पाएंगे, इसको लेकर के बहुत दावे से नहीं कहा जा सकता। कारण ये वो सीट पिछली बार कांग्रेस 3.25 लाख वोटों से हारी थी,
तो वो गैप फिल करना, उसको भरना और फिर जीत दर्ज करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह बड़े नेता, उनकी अपनी छवि, उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि वो फाइट में वो सीट है। इसके अलावा अगर बीजेपी को विपरीत परिणाम कहीं मिल सकते हैं तो वो प्रत्याशी की छवि के कारण 2-4 जगह हो सकता है, जैसे मंडला के अंदर है, या खुद राजगढ़ के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है, 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनकी छवि अच्छी नहीं, तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह को उसका लाभ मिले। लेकिन अब वो दिग्विजय सिंह उसको कितना वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही है। वोट पड़ेगा प्रत्याशी को, चेहरे को देखने बजाय मोदी को या बीजेपी को पड़ेगा। तो अगर ये फैक्टर सब पर हावी हो गया तो फिर बाकी चीजें तो गौण अपने आप ही हो जाती हैं, जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था। और बीजेपी ने जो पिछली सीटें जीती हैं, मतलब 28 में से 25 सीटें, वो 1 लाख, 2 लाख, 5-5 लाख तक के अंतर से जीती हैं। तो ये जो गैप है। दूसरी बात, हमें एक चीज और भी समझना पड़ेगी कि विधानसभा का ट्रेंड और लोकसभा के ट्रेंड में बहुत अंतर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है। इसलिए कि पिछले अगर चुनाव की बात करें 2019 की, तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं था खास। बीजेपी को आधा % ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें 6 कम मिली थी। लेकिन वही 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार होते हुए भी जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो 18% का स्विंग बीजेपी पक्ष में हो गया। तो ये जो इस तरह का इतना बड़ा जो परिवर्तन होता है लोगों, मतदाता के मानस के अंदर, तो वो एक बहुत मायने रखता है। और इस चुनाव में भी ये फैक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ही 8% का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में अभी है। अगर ये और स्विंग होता है, अगर प्लस में है, तो आप सोचिए अगर उतना परसेंट जाता तो कांग्रेस के लिए कोई भी सीट जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि ऐसा जो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव तो हो चुका है पहले, वो 4 महीने हुए, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि ये कि आज शिवराज जैसा चेहरा नहीं है, जिन्होंने कुछ योजनाएं चलाई जीत दिलाने में उनकी भूमिका रही होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुल मिला के ये चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए हो रहा है, तो वो मतदाता को मालूम है कि वो किसके लिए वोट कर रहा है। तो जाहिर है कि मेरा आकलन ये है कि अगर कांग्रेस कहीं जीती भी तो 1-2 सीटें जीत पाएगी, इससे ज्यादा कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती है। अगर जीती तो 1-2 सीटें निकल पाएंगे, इससे ज्यादा की संभावना नहीं दिखती। राजेश सर, बड़ा है हमें समझना जो बातें सुधीर सर ने कही और अजय सर कह रहे हैं, फैक्टर क्या यही रहने वाला है कि सिर्फ मोदी का चेहरा जो खुद बीजेपी के हर बड़ा नेता बोल रहा है, या बाकी मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 साल हो गए सरकार को। यूपी की सरकार 10 साल की थी, तो उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स थे जो सरकार के विरोध में थे, उसके हिसाब से थोड़ा सा देखिए, हम एक ऐसा दौर देख रहे हैं आदर्श, जिसमें जो दिन 2 चीजों की बात आपने कही है कि एक तो चेहरा और दूसरा मुद्दा, और दोनों ही अगर मैं बात करूं तो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत जो इस समय स्थितियां हैं वो उसके उलट हैं। मसलन जो भारत का संवैधानिक लोकतंत्र है वो चेहरे पर वोट नहीं करता। चेहरा जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, सांसद जब निर्वाचित हो जाते हैं, तब बहुमत जिसके साथ होता है, कायदा तो ये कहता है। लेकिन इधर हाल के कई वर्षों में हम देखते हैं कि चेहरे पर सारी बात आकर टिक जाती है, जो हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का के लिए एक झटका है। दूसरी चीज, जो मुद्दे की आप बात कर रहे हैं कि कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं, दरअसल होता तो ये रहा है, और एक लंबी परंपरा, दशकों तक ये परंपरा रही है कि जो 5 साल तक का लेखा जोखा पार्टी, किसी भी पार्टी की जो जिसकी सरकार होती है, उसका लेखा जोखा उस चुनाव में जो अंक सूची है वो मतदाता लिखते हैं। इस बार जैसा कि सुधीर जी ने अभी एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि ध्रुवीकृत चुनाव है, मैं ये साफ कहता हूं कि इस बार जो चुनाव है वो उसमें एक ध्रुवीकरण है, और ध्रुवीकरण होने के नाते कोई मुद्दा अब बहुत लोगों के दिमागों को मथ नहीं रहा है, लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो कोई महंगाई का हो। ऐसे जो भी मुद्दे हैं अब ये हाशिए पर हैं, और एक स्थायी भाव मतदाता के मन में पैदा हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाता है। तो ये दोनों ही मेरी नजर में थोड़ा सा ध्रुवीकरण का कारण क्या है वो जिसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ध्रुवीकरण का मतलब यह है कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से हुआ है, तो वो ध्रुवीकरण ग्रास रूट लेवल तक चला गया है। मैं बहुत साफ कहता हूं कि कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गांव-गांव तक एक लहर चली गई है, जो इस आधार पे मतदाता उनको वोट करेंगे कि ये आखिरकार
किस मजहब के लिए सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, तीसरी बार सरकार चुनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो, और तीसरी बार सरकार का चुना जाना केंद्र में कोई बहुत आसान काम नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से कोई सरकार इतना प्रभावी प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाई है। और यहां तो देखिए, डबल इंजन की सरकार 10 साल से है, और मध्य प्रदेश में तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो 20 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। तो अगर 10 डबल इंजन की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मेरा निवेदन यह है कि फिर आपको वो नकारात्मक वोट जब आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन से वोट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, तो उसमें आपको 20 वर्षों की प्रदेश सरकार की नकारात्मक वोटों की संख्या भी आपको जोड़नी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि लगातार, और जाहिर सी बात है, इस पर सोच और काम दोनों एक तरीके से हो रहे हैं। दिनेश सर, सबकी बातें आप सुन रहे हैं, मैं लगातार कई जगह से घूम कर आ रहा हूँ। एक तो बीजेपी जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर जाकर चुनाव लड़ रही है, वो हम देख रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी तो चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं अपने दम पर कई जगह पर, लेकिन अगर पार्टी वाइज देखें तो उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी जरूर, लेकिन दिख नहीं रही है। अगर ऐसा क्यों है? क्या इससे भी मैसेजिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए या आप कहीं भी देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक तो कांग्रेस को हम भारतीय जनता पार्टी की तरह देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस में जो भी नेता है वो अपनी दम पर नेता है। इसलिए अभी आप देखिए ना कि पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा जितना दल बदल मध्य प्रदेश में हो रहा। कांग्रेस के नेताओं में दम नहीं होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने दल में लेती क्यों? तो वो जो है अपने कैंडिडेट अपना काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश को आप यदि लोकसभा के हिसाब से देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि 24 में ही ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंडल। आप 2004 का इलेक्शन देख लीजिए, ये केवल 2009 का इलेक्शन था जिसमें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इसके बाद तो मिली नहीं, चाहे कोई भी चेहरा रहा हो। तब तो 2004 में तो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा था, ध्रुवीकरण तब भी था, बहुत सारी चीजें थी। मध्य प्रदेश में लोग विधानसभा में रिजल्ट अलग देते हैं और लोकसभा में अलग देते हैं। और उसका कारण क्या है कि जो पॉलिटिक्स हुई, आप राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद जो राज्य का नेतृत्व है उसने केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत नहीं होने दिया, कई जगह नहीं होने दिया। आप देखिए, नरसिंह राव जी रहे तो दिग्विजय सिंह यहाँ सरकार में थे, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है लोकसभा में ज्यादा लोगों को चुनकर भेजा जाए, अपनी सरकार चलाइए। सीताराम केसरी जी के समय भी ऐसी था, तो ये चला आ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई। जब कैंडिडेट पार्टी ठीक दे देती है या कोई उसका कास्ट कॉम्बिनेशन ठीक बैठ जाता है, तो वो जो है अपना उस सीट को जीत लेती है। क्योंकि मध्य प्रदेश केवल ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मुस्लिम वाला राज्य है। आप देखिए कि यहाँ ट्राइबल्स भी बहुत है, या 6 सीटें ट्राइबल की हैं, 4 एससी की हैं। जहाँ आपको राम को मानने वाले लोग नहीं होंगे कि राम के नाम पर आदिवासी आपको वोट दे दें, तो वहाँ अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग तरह का काम। हमने देखा था ना कि विधानसभा चुनाव से पहले भी तो गौंड आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, अलग अलग आदिवासियों पे काम कर रही थी। तो वो कोशिश तो कर रही है, और कांग्रेस भी अब कोशिश ये करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में उसकी बढ़त हो जाए। विधानसभा चुनाव में रिजल्ट ऐसा था कि 10 लोकसभा सीटों पर उसकी बढ़त थी, तो 10 लोकसभा सीट उसको चिंता में डाल रही है। और आप दूसरे तरीके से देखेंगे, 19 में उसका 58% वोट था जब लोकसभा चुनाव था, लास्ट इलेक्शन को आप देखोगे। अभी इस विधानसभा चुनाव में 48% रह गया। तो ये परिवर्तन क्यों आया? मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई, सब कुछ किया, तो 58% तो आप नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए परिस्थितियां हमेशा खराब होती है। ये डिपेंड करता है कि नेता किस तरह से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और बाइपोलर स्टेट है यहाँ। यहाँ भाजपा से नाराज यदि है, कैंडिडेट से यदि नाराज है, तो नेचुरली वो कांग्रेस को वोट देता है, और कांग्रेस से यदि नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो ज्यादा एफर्ट यहाँ करना नहीं रहता, बस कैंडिडेट को अपनी उपस्थिति दिखाने की जरूरत होती है। अपनी उपस्थिति और मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दिखाने की जरूरत होती है, जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से दिनेश सर ने समझाया है। सुधीर सर, एक बात मुझे बताइए, मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर जो वरिष्ठ नेताओं की एक लिस्ट थी या जिनका दबदबा दिखता था, बड़ा बदलाव आया है उसमें। तो उसका कुछ असर इस बार यहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई देगा क्या वोटिंग के दौरान? देखिए अभी जी जी जी, राजेश जी ने अभी दो बातें कही, चेहरा और मुद्दा।
तो जाहिर है कि चेहरे भी मायने रखते हैं और मुद्दे भी मायने रखते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दरवाजे बीजेपी के गलियारे में खुलते हैं और बीजेपी के दरवाजे कांग्रेस के गलियारे में खुलते हैं। जहां तक चेहरे की बात है तो चेहरे के बेआब होने में देर नहीं लगती है और मुद्दे कब कौन से मुद्दे क्लिक हो जाएं, जैसे कि अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लगातार सक्रियता का मुद्दा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का कहीं ना कहीं मतदाताओं के जनमानस पर असर पड़ेगा। और जहां तक चेहरे की बात है, यह ऐसा एक मुद्दा है जिसको आप आंकड़ों के जरिए व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये एक मानसिक धरातल तैयार करता है। और इस प्रदेश में छोड़िए, आप राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करें तो आपने फील गुड का हश्र देखा है। आपने सन 84 के चुनाव भी देखा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से यहाँ माधवराव सिंधिया हारे, यहाँ पर प्रकाश चंद्र सेठी हारे। तो कोई नेता अजेय नहीं होता है, कोई पार्टी अजेय नहीं होती है। और यही लोकतंत्र की खूबी है। अगर निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होते हैं, और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, अगर वहां कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है, तो मैं आज भी मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता अपने विवेक का परिचय देते हुए वे नतीजे देगी जिससे यह धारणा मिट जाएगी कि मध्य प्रदेश एक तरफा राजनीति में यकीन रखता है। ये हम बात अब करें, एक तरफा राजनीति पर यकीन रखता है मध्य प्रदेश, ये धारणा शायद मिट जाए जिस तरीके से सुधीर सर कह रहे हैं। सर, 2 बातें। एक तो अगर मैं आदिवासी बहुल क्षेत्रों की बात करूं, वहां पर जो मतदान है वो आखिरी फेज में होना है। एक तो उसका किस तरीके से सियासी गणित दिखता है, और दूसरा जिस तरीके से बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टियां, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था वो मुझे पर्सनली बड़ा मुद्दा लगता है। क्या उस तरीके से उसको लेकर जनता के बीच या उस भाषा में समझाया जा रहा है जो शायद उनके समझ में आए कि क्या है, अगर हम घोटाला कह रहे हैं तो क्यों है, कैसे है, कहाँ है? नहीं, देखिए, आदिवासी क्षेत्रों की आपने बात की 47 सीटें मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और अभी उसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास हैं। इसके पहले वाले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दी थी और ज्यादातर सीटें उसके पास चली गई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में फिर पासा पलट गया है। तो कुल मिला के यह है कि इसके बावजूद आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, उन्होंने भी उसी पर ध्यान दिया था और अभी भी ज्यादातर उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा में भी वो उसी तरह से वोट देंगे जैसे विधानसभा में दिया था। मैंने पहले कहा ना कि हर चुनाव के अंदर वोटर का जो ट्रेंड है या माइंडसेट अलग अलग होता है। और मेरे ख्याल से 75 साल की जो लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो यही है कि मतदाता इतना परिपक्व हो गया कि उससे मालूम है कि किसके लिए वोट करना है। इसलिए विधानसभा में उसने इसलिए वोट दिया था, उसीलिए वो लोकसभा में भी देगा, या लोकसभा में नहीं दिया था तो विधानसभा में देगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरी स्टडी आप देखिए। दूसरी बात यह है कि 1951-52 से लेकर के अभी तक के जितने भी चुनाव हैं, भारत के चुनाव में चेहरा और मुद्दा, ये 2 चीज मेन रही हैं। 3 चुनाव कांग्रेस इसलिए जीतती रही कि उनके पास जवाहरलाल नेहरू जैसा चेहरा था। 1962 के चुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती, अगर वो चुनाव चीन युद्ध के बाद होता, तो वो अगर जनवरी में चुनाव हो गया था और ये लड़ाई हुई थी सितंबर में जिसमें भारत की करारी हार हुई थी और नेहरू जी को बहुत बड़ा उसमें आलोचना झेलनी पड़ी थी। सोचिए अगर आज की स्थिति में ऐसा कभी हो और चुनाव, तो क्या नतीजा आएगा। तो हो सकता है कांग्रेस उसी समय प्रदेश से बाहर हो चुकी थी, फिर बहुत बुरी स्थिति में आती। लेकिन भाई ये काल्पनिक स्थिति है। तो कुल मिला के ये है कि चेहरा और मुद्दा। कांग्रेस के साथ दिक्कत सबसे बड़ी कि राहुल गांधी एक चेहरा तो है उनके पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी बात को उस तरह कम्युनिकेट करने की उतनी उनकी क्षमता नहीं है। भाषा का भी संकट है और कुछ उनका अपना जो भी पूर्वाग्रह होगा वो भी है। और एक सबसे बड़ा जैसा अभी घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, कई बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पाई, वो मैकेनिज्म तो आपके पास होना चाहिए ना। विधानसभा के अंदर चुनाव में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा घोषणा पत्र था, उसमें कई तरह तरह की घोषणा थी, ये देंगे वो देंगे, लेकिन नतीजा क्या आया। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप बातें अच्छी कर रहे हैं, मुद्दे आपको लगेंगे ऐसे, लेकिन उसको एनकेश करना वोटों में, वो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके मामले में आज की तारीख में न केवल कांग्रेस बल्कि सारी विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं। और बीजेपी साम दाम दंड भेद, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं कि वो किसी भी हद तक जाकर ये काम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव तो ये जीत तो जीत है, 1 वोट की भी जीत है और 1 वोट की भी हार। तो इस स्थिति में वो एक मुद्दा ही उठा था कि 2004 के अंदर अटल जी जैसा नेता होते हुए भी एनडीए हार गया था। हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो फील गुड का दौर था और वो बीजेपी और आज की बीजेपी जमीन आसमान का अंतर है।
आज की बीजेपी में जो हर वक्त चुनाव लड़ने की तैयार रहती 24 घंटे, उस समय की बीजेपी नहीं थी। अटल जी से बड़ा चेहरा था और खुद फील्ड बुड पे थे, उन्होंने इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी कि हम हार भी सकते हैं। तो उसके लिए जो कील कांटे दुरुस्त करने की जरूरत थी, जो मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत थी, वो उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव हार गए वो, जबकि सामने कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था। लेकिन ये स्थिति आज की तो नहीं है। आज तो वो एक पार्षद तक के चुनाव को भी वो लोकसभा की तरह लड़ते हैं और प्रधानमंत्री उसमें प्रचार करने जाते हैं। आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ये। तो स्थितियां बदल चुकी हैं, ओरिएंटेशन बदल गया है हर चीज का। तो हमको बहुत प्रैक्टिकलिटी में चीजों को जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और अब तमाम तरह के मुद्दे हैं जो अभी पिछले हर चुनाव में वो अनुषंगिक मुद्दों के तौर पर रहते ही रहते हैं और रहना भी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड जो रिजल्ट है वो कौन करता है। तो उसमें एक बड़ा चेहरा होता है, दूसरा एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा होता है जो वोटों को गोलबंद करता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो पार्टी फायदे में रहती, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे नेहरू जी का जमाना हो। और इसके बीच के 10 साल जो पिछली सदी के आखिरी 10 साल थे, उसमें 4 लोकसभा चुनाव ने झेले। कारण ये था कि कोई बड़ा फेस नहीं था किसी भी पार्टी के पास। हालांकि अटल जी बाद में उभर के आए, वो अलग बात। लेकिन जनता जो तलाश रही थी वो क्या थी? वो यही तलाश रही थी ना, कोई बड़ा चेहरा दिखे तो उसको वोट दे और ऐसा कोई इशू दिखे जो उसको भावना तो मुझसे आंदोलित कर दे। तो अभी आज की तारीख में कांग्रेस के पास वैसा इशू नहीं है। ये इशू तो हमेशा है, आगे भी रहेंगे। 2050 में भी चुनाव होगा तो भी बेरोजगारी रहेगी, महंगाई भी रहेगी। तो वो कोई स्थायी वो नहीं है जिसको लेकर के वोटर इस हद तक गोलबंद हो जाए कि सरकार पलट दे। ये मेरा कहना है। ठीक है सर, देखिए चेहरे की आपने बात की थी, ठीक है, वो परिपाटी अब बदल रही है, अब चेहरा है लाइमलाइट में और चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने तो विधानसभा चुनाव जीत करके भी दिखा दिया, जब पीएम ने कहा विधानसभा में कि सिर्फ कमल है और पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और उसके बाद जो चेहरा है उनको ज्यादातर लोगों को हम पहले ठीक से जानते भी नहीं थे। तो ये विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं उस रणनीति पे एक चुनाव, 2 चुनाव या उस तरीके से रणनीतिक बदलाव नहीं कर पाई, या वो भी अभी पारंपरिक तौर तरीकों पर ही टिकी हुई हैं, या जनता के बीच उस तरीके से बात पहुंच नहीं पा रही है, पहुंचा नहीं पा रहे? क्या कारण क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि ये चर्चा चल रही है कि भाई एक पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, दूसरी कोई लड़ ही नहीं रही है, इंटरेस्टिंग नहीं है चुनाव, इस तरह की खूब चर्चाएं चल रही है। देखिए, दरअसल हमारे इस लोकतांत्रिक प्रणाली में एक द्वंद्व भी है या विरोधाभास भी है। आप ये पाएंगे कि जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या उनमें आंतरिक लोकतंत्र है? अगर आप बहुत गंभीरता से देखेंगे तो ये पाते हैं कि ना तो उनके यहाँ कोई संविधान के आधार पर, मतलब उनका जो अपना पार्टी का संविधान है उसके आधार पर कोई चुनाव नहीं होते। वो उनके अपने खानदान हैं, वो कुनबे के हैं, उनकी विरासत बेटे को मिलती है और बेटे की विरासत और उसके बेटे को मिलती है। तो वो धीरे धीरे, हमने ये भी देखा है कि जहां पारिवारिक विरासत होती है वो धीरे धीरे गौण हो जाती है। लेकिन जो चेहरे वाली बात आपने कही, मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और उदाहरण देता हूं। कई बार इतिहास आपको बहुत सी चीजें बताता है। 77 में इंदिरा गांधी हारी और उनके जो सामने मुकाबले में थे मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, तमाम मधुलिमये, मधु दंडवते और तमाम चेहरे थे। लेकिन 2 साल में ऐसा कुछ कुशासन जनता पार्टी का देखा। जनता पार्टी तो बिखरी ही, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी को जीत हासिल हुई और उनके सामने वही चेहरे थे, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और मधु दंडवते और मधुलिमये, तमाम सारे लोग थे। लेकिन चेहरा बड़े चेहरे थे और कुछ चेहरे तो माफ कीजिए, इंदिरा गांधी से भी वरिष्ठ थे। मोरारजी देसाई तो कितने पुराने थे। तो चेहरा अच्छा। दूसरा एक और देखिए उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि 90 में जब चुनाव हुए, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब बोफोर्स का मसला उठाया और वो जिस तरह से प्रधानमंत्री बने, तो भी चेहरा होते हुए वो चेहरा नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुमत उतना नहीं मिला था और उनको एक ऐसा दिलचस्प संयोग भारतीय सियासत में आप पाते हैं कि वीपी सिंह के दल को एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही थी। तो आप उस चेहरे को कैसे कहेंगे? और किसी ने क्या सोचा था कि नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? वो दूर बैठे थे रामटेक में कहीं पर, तो वहां से आए और प्रधानमंत्री बने। उसके बाद क्या 10 वर्ष, जब जैसे अभी अजय जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा चेहरा तो 2004 में कोई दूसरा था ही नहीं, फिर भी वो चेहरा हारा। और क्या कोई जानता था कि 10 साल तक ये देश जिस आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कोई चेहरा नहीं थे।
तो चेहरे की राजनीति जब भी होती है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। दरअसल पार्टी की नीतियां और उनके जो मुद्दे हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि चुनाव दर चुनाव भारत को झटका लग रहा है। मैं इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहने में संकोच करता हूं। मैं उसको भारतीय जनता कांग्रेस या मोदी कांग्रेस कहता हूं, क्योंकि एक तरफ तो आप कांग्रेस मुक्त कराने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बिना कांग्रेस के आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बिना कांग्रेस के लोगों के आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, बिना कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराए आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे के आधार पर शुचिता की राजनीति करने की बात करती थी, हमने देखा है लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम पर और अटल जी के टाइम पर, वो कांग्रेस तो वो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं विलुप्त हो गई। अब ये जो है एक अवसरवादी सत्ता की मलाई खाने वाले कुछ लोगों का गठबंधन है, और उस गठबंधन को आप चाहे जो नाम दे दें, लोकतांत्रिक तो फिर भी नहीं है ये। लोकतांत्रिक नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, जो बात राजेश बादल जी कह रहे हैं, कई बार विपक्ष अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सवाल उठाता रहता है, और जब भाषण होते हैं उसमें भी ये सवाल उठाया जाता है। विपक्ष तो ये सवाल उठा रहा है सर, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के लिहाज से भी अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, खास करके क्योंकि जिस तरीके से पूरी यहाँ पर एक रणनीतिक बिसात बिछाई गई है, बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है पीएम मोदी के चेहरे पर, ऐसे में क्या यहाँ पर राम मंदिर है, ईडी को लेकर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मुद्दा उठा रहा है, ये सब मुद्दे वाकई जमीनी स्तर पर गौण हो गए हैं, या वही एक ध्रुवीकरण का डोज या उसकी एक बात, उसी के पीछे सब चला गया? देखिए, जमीनी स्तर पर तो जो बात होती है ना कि कोई पार्टी तो दिखे, कैंडिडेट तो दिखे, तो इस बार जो इलेक्शन है, पिछले 1-2 इलेक्शन भी देखोगे ना, आप उसको राज्य स्तर पर कोई मुद्दा आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप ग्राउंड पर जाएँगे तो आपको अलग-अलग तरह के आपको मुद्दे दिखेंगे, अलग-अलग तरह के जो रिजल्ट आते हैं वो भी अलग-अलग दिखेंगे। 2019 में यदि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है, 1 सीट जीतती है, तो कहीं न कहीं कमलनाथ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी उसमें एक फैक्टर होती है, कि जो उन्होंने एक वेलफेयर स्कीमें बंद कर दी, तो उसका इफ़ेक्ट तत्काल 4 महीने में दिखता है। अब देखिए, चेहरे की बात करेंगे, कमलनाथ पहले आप लोकसभा चुनाव हारते हैं, उसके बाद 28 सीटों का उपचुनाव हारते हैं, फिर आप विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी पुरानी कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें उनके जो क्षेत्रीय नेता थे, जो छत्रप जिन्हें कहते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी थे, वो कांग्रेस को चलाते थे। वो कोई कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं चलाता था। जैसे-जैसे भाजपा ने क्या किया, उन छत्रपों को अपने यहाँ शामिल करना चालू कर दिया, जिनके पास वोट है, कास्ट का वोट है, खुद की फॉलोइंग है। तो यदि वो लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे, तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो भाजपा मजबूत होगी। यदि तृणमूल कांग्रेस की तरह ममता बनर्जी ने पार्टी बना ली, तो ममता एक राज्य चला रही हैं, शरद पवार एक अपना उनका इफ़ेक्ट है। तो ये सारे लोग कांग्रेस से ही तो निकले थे। 77 में जो लोग गए वो कांग्रेस से थे बहुत सारे, 89 में गए वो कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस तो जो कमज़ोर हुई, वो उसकी कोटरी के कारण हुई, और कोटरी कल्चर अभी भी कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ। यदि लोग अभी भी छोड़ के जा रहे हैं, सुरेश पचौरी जैसे नेता मध्य प्रदेश में यदि छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, किसने कहा पूछा था कि पचौरी जी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपको हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी पद नहीं दे सकती है। कहीं न कहीं वो असंतुष्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वो जो जिस तरह से अपना वोट बढ़ाना चाहती है, वो इन नेताओं की आवश्यकता उसे केवल 2024 के चुनाव के लिए है, लंबी राजनीति के लिए नहीं है। आज उसके पोलिंग स्टेशन पे यदि वो 370 वोट बढ़ाना चाहती है, एक पचौरी जैसा नेता आता है, तो कुछ ना कुछ तो वोट बढ़ते ही हैं, उसके सपोर्टर्स के बढ़ते हैं बहुत सारे। तो आप अलग-अलग देखेंगे ना, हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से देखेंगे, विधानसभा क्षेत्र पे देखेंगे, लोकसभा पे देखेंगे, तो पार्टी ने अपनी एक मैपिंग कर रखी है कि उसे किस तरह से अपना वोट बढ़ाना है, और ये वोट इसलिए बढ़ाना है कि क्या कल तो उसको पिछले चुनाव में तो 28 सीट मिली थी। आज यदि सीट कम होती है, तो उसका 370 और 400 का जो टारगेट है, वो इफ़ेक्ट होगा। और जो लोग हैं, आप जो कैंडिडेट आप देखेंगे, बहुत सारे क्राइसिस से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, ईडी और इन सब की जो बात हो रही है, उसके अकाउंट सीज हैं, पैसे की समस्या आ रही है। ग्वालियर, मुरैना वगैरह में तो कैंडिडेट इतने लेट अनाउंस किए हैं कि वो उसमें पिछड़ गए हैं प्रचार में। तो बहुत सारे फैक्टर कहीं न जो कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी वक़्त पर निर्णय ले रही है। इसका फ़र्क है, वो मतदाता पर प्रभाव डाल रहा है कि आप यदि लीडरशिप है, तो लीडरशिप किस चीज़ के लिए है? आपको यदि आप समय पर निर्णय नहीं कर सकते और सही निर्णय नहीं कर सकते, तो फिर वोटर
आपसे अटैच क्यों होगा? केवल मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है। आप यदि मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? जब अपने पार्टी वर्कर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने लीडर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, फिर वोटर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? भाई मध्य प्रदेश में यदि कोई और राजनीतिक दल होता, जैसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बिहार में वहाँ क्षेत्रीय दल है, तो यहाँ कांग्रेस नहीं होती, अभी तक कांग्रेस खत्म हो जाती। यहाँ चूंकि अभी बायपोलर पॉलिटिक्स बनी हुई है, इसलिए जो मुकाबला है सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच दिखता है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है और इसीलिए मुकाबला सीधे तौर पर बना हुआ है। सुधीर सर, थोड़ा सा मध्य प्रदेश से बाहर निकलते हैं देश की तरफ। एक तरफ बीजेपी है, 400 पार का दावा कर रही है, पुरजोर तरीके से बीजेपी का छोटा बड़ा हर नेता 400 पार का दावा कर रहा है। विपक्ष की बात करें, विपक्षी नेता पहले 1 महीना 2 महीना पहले तो बातें कर रहे थे जीत की, लेकिन अब उन्होंने सुर बदल दी। उनका कहना है कि हम बीजेपी की सीटें कम कर देंगे। तो मैसेजिंग तो यहीं से गड़बड़ हो जा रही है जनता के बीच। देखिए, गड़बड़ियां तो बहुत सी हैं, लेकिन सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी पैन इंडियन पार्टी कतई नहीं थी। और आज की तारीख में 10 साल सत्ता में रहने के बाद, सारी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बाद, दल बदल के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद, साम दाम दंडभेद की राजनीति करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पैन इंडियन पार्टी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस इस देश की राजनीति में पैन इंडियन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवारों के लिए गुजरात से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर केरल तक दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर चेहरे के बजाय मुद्दों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति में जिस तरीके से वैचारिक और राजनीतिक और दलीय विभाजन हुआ है, और दक्षिण भारत में जिस तरह से गैर भाजपा या गैर कांग्रेसी दल मजबूत हैं और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिखाई देता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सुखद स्थिति है एक संघीय गणराज्य के लिए। तो राम रसायन का जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, मुझे लगता है कि सारी चीजों पर, सारे मुद्दों पर, सारे तथ्यों पर जो राम रसायन भारी पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है। और अगर आप 400 के पार का नारा देते हैं तो यह कोई बहुत स्वस्थ नारा नहीं है। आप कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं तो ये भी कोई अच्छा नारा नहीं है। आपको बेरोजगारी मुक्त, आपको शोषण मुक्त, आपको गरीबी मुक्त, आपको अन्याय अत्याचार से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का नारा देना चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह तकाजा है कि वो विपक्ष का, असहमति का और विरोध का सम्मान करे, और स्वस्थ प्रतिपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक, माफ कीजिए, लोकतंत्र स्वस्थ या अच्छा नहीं कहा जा सकेगा, और उसमें इस गणराज्य का, इस देश की जनता का भला नहीं होगा। ये बात आप कह रहे हैं बोकिल सर, लेकिन जो बात सुधीर सर ने कही कि मुद्दों पर अगर चुनाव हो जाए तो परिणाम शायद बदल जाएं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में है, वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी सत्ता में होगा वो चाहेगा कि मुद्दों पर बात ना हो। अगर जहां हमारे मुद्दों पर फेलियर है तो ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की है ना, कि वो सड़क पर उतरे, वो मुद्दों को बनाए। तो विपक्ष के हाथ किसने बांध रखे हैं? इतना 5 साल पूरा था, उसकी कोशिश तो हो सकती थी, या वो हो नहीं पाया, या किया गया लेकिन उस तरीके से। आदर्श जी, इस देश के अंदर 1-2 चुनाव ऐसे हुए जो मुद्दों पर हुए हैं और नतीजा उसके आधार पर आया है, जहां तक मैं समझता हूँ। पहला तो आपातकाल के बाद वाला इशू था जब लोकतंत्र बचाने की बात हुई थी, और लोकतंत्र बचाने की बात से भी ज्यादा था कि इंदिरा गांधी की वैयक्तिक तानाशाही, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए वही लोग थे जो उसकी किसी समय इंदिरा जी के साथ में थे। इसलिए उनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं थी, और वो अंततः आगे का इतिहास आपको मालूम है। उसके बाद इंदिरा जी की लौटी हैं तो वो भी इसीलिए लौटी थी कि भाई देश को बचाना है, हमको शासन करना आता है, तो वो भी एक मुद्दे पे चुनाव हुआ था। तीसरा जो मुद्दे पे चुनाव था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 89 का चुनाव था, भोपाल भ्रष्टाचार वाला, जिसमें लोगों का सब भ्रष्टाचार हटाना है। लेकिन ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। इंदिरा गांधी 1971 में गरीबी हटाओ का मुद्दा नारा देकर के सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में उन्हीं पर आरोप लगा कि गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को हटा दिया उन्होंने, ये कहा गया। तो सवाल ये कि मुद्दे तो उलटते हैं और मुद्दे होने भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की ये विडंबना है कि यहाँ पर मुद्दे हमेशा सेकेंडरी हो जाते हैं अक्सर। इक्का दुक्का ही अपवाद, चुनाव छोड़ दीजिए आप, इस चुनाव के अंदर भी ये सारे मुद्दे जो पहले थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन इन सब पर भारी कौन सा पड़ा? सुधीर भाई ने जैसे कहा कि भाई राम लहर जो है वो मोदी लहर के साथ क्लब करने वाली है और कर रही है। तो सवाल है कि अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो यहाँ बाकी सारे मुद्दे तो अपने आप ही गौण हो रहे हैं ना, जो कि नहीं होने चाहिए, वो अलग बात। हम अगर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अंततः हम रिजल्ट को आकलन तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, कौन सा उछल रहा है कौन सा नहीं, ये अलग तकनीकी अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सत्ता किसके हाथ में आ रही है, ये तो जिज्ञासा का सबसे बड़ा विषय है।
तो उस हिसाब से तो बीजेपी का पलड़ा बस भारी है, बहुत साफ है। हाँ, ये आपने कहा कि 400 पार का नारा या 370 सीटें अकेले बीजेपी जीत लेने वाला, ये अतिशयोक्ति हो सकती है। लेकिन बीजेपी की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, वो उन्होंने मध्य प्रदेश में पहले 200 पार का नारा दिया था, फिर वो 150 पे आ गया। फिर उन्होंने यूपी के अंदर 300 पार का नारा दिया था, तो वो जैसे जैसे 200 के आसपास पहुंच पाए। तो कुल मिला के ये है कि वो एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक शगुफा हो सकता है वो, और हो सकता है इस बार भी शगुफा ही साबित हो वो। लेकिन आपकी उस शगुफे को व्यवहार में बदलने के लिए, उसको साकार करने की तैयारी कितनी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मामले में बीजेपी सारी पार्टियों से भारी पड़ रही है, ये हमको दिख रहा है सामने। ये बात आप कह रहे हैं, तो देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया ना, चाहे यूपी के चुनाव रहे हों, चाहे दूसरे कुछ छोटे चुनाव रहे हों, जब खुद गृह मंत्री जाकर पैम्फलेट बांटे घर घर, तो उसके मायने समझ में आते हैं कि कितने गंभीरता से बीजेपी चुनाव लड़ती है। एक बात मैं आपसे बदल से समझना चाहूंगा, विपक्ष जब ये कहता है, जनता को ये समझाने की कोशिश करता है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे देश में, या फिर उन पर पर्सनल टिप्पणी की जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के नेता कहते हैं कि जितनी बार उन पर आरोप लगते हैं, उन पर पर्सनल टिप्पणी होती है, तो उसका फायदा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को होता है। क्या ये वाकई विपक्ष सेल्फ गोल कर लेता है या एक नैरेटिव बना दिया है बीजेपी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि वो पूरे साल चुनाव के मूड में रहती है, और जाहिर सी बात है, जब चुनाव के मूड में रहती है तो उसकी तैयारियां भी उसी तरह से होती हैं, स्थानीय स्तर से लेके केंद्रीय स्तर तक। तो ये जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मायने रखता है। दूसरी बात जो आपने कही कि वो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और प्रतिपक्ष ये कहता है, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। जब कोई माने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 2019 में सत्ता में आई, उसके बाद उन्होंने अपनी योजनाएं चलाई। 81 करोड़ को मुफ्त अनाज देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही चुनाव आते हैं, दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक पहला उदाहरण तो ये कि आपका एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता है, हम नहीं जानते कारण क्या है उसके पीछे। ताबड़तोड़ 24 घंटे 48 घंटे के भीतर दो, जो एक निर्धारित बड़ी प्रक्रिया होती है चुनाव आयुक्त जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्ति की, वो दो चुनाव आयुक्त जैसे खड़े ही थे दरवाजे पर, उनको वहां ले लिया जाता है। तीसरा जो कदम होता है ठीक चुनाव के पहले, कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजेआई को उससे बाहर, उस समिति से बाहर कर दिया जाता है जो उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। मैं बहुत साफ कहता हूं कि इससे क्या मायने जाता है। क्या चंद्रचूड़ क्या अपनी किसी जेब से निकाल के कोई कैंडिडेट लाते? संभव ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में ये चोर है जो आपको भरोसा नहीं है, और इसलिए बैकडोर से आपको चुनाव आयुक्त लेने पड़ रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री 10 साल तक जो रहा हो, वो राजगढ़ में 400-500 कैंडिडेट क्यों खड़े करने की बात करता है? क्योंकि ईवीएम पर शंका होती है। अब जब शंका होती है तो होती है, शंका तो कोई इलाज नहीं होता। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने बहुमत से जीत रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा तंत्र है। हम 48 साल, देखिए मुझे पत्रकारिता के हो गए, 2 साल बाद 50 साल हो जाएंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव का ऐलान होता है, आचार संहिता लगती है, तो केंद्र सरकार कभी भी नीति विषयक फैसले नहीं लेती, कभी भी ऐसे फैसले, बड़े फैसले नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो काम चलाऊ सरकार होती है, वो केयर टेकर सरकार कहलाती है। लेकिन ये केयर टेकर सरकार तो और भी ज्यादा सुप्रीम फैसले ले रही है। दूसरी चीज कि अगर एक और बात होती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के फैसले कैसे मानने हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी के पास उसके निर्देश हैं, तो ब्यूरोक्रेसी ने समर्पण कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी अब उस सरकार के फैसले मानने के लिए बाध्य है, अन्यथा ब्यूरोक्रेसी मना कर सकती थी। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मैं इसी दूसरे से जुड़ा हुआ, कि अब आपने जो है काम चलाऊ सरकार है, आपने ईडी, आपने सीबीआई, या आपने उन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपने प्रतिपक्ष को परेशान करना शुरू किया। आप आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, केजरीवाल जेल में है,
केजरीवाल का मौलिक अधिकार कहाँ है जो संविधान देता है कि उसको चुनाव के दरमियान अपनी पार्टी का प्रचार करने की आजादी चाहिए? केजरीवाल का मौलिक अधिकार वहां कहाँ है कि जो अपने मतदाताओं से संपर्क करना चाहता है लेकिन वो जेल में पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर वो चर्चा होती है कि ये सारी बातें जो हैं, केजरीवाल का तर्क ये है कि तो मामला ही नहीं बनता। हो सकता है चुनाव के बाद हम ये एक फैसला आते हुए देखें कि इसका तो ये तो गिरफ्तारी का मामला ही नहीं बनता। तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रतिपक्ष को चुनाव प्रचार से वंचित करना चाहते हैं। इमरान खान को पाकिस्तान में क्या किया? जेल में डाला, उनका निशान छीन लिया, उनके उम्मीदवार सारे लड़ नहीं पाए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 रहे, लेकिन इसलिए कि वहां अवाम सड़कों पर आ गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा एक बड़ा प्रतिपक्षी दल है कांग्रेस। कांग्रेस के आपने खाते रोक लिए, उनसे आदान प्रदान रोक दिया, 3,500 करोड़ का आपने वसूली निकाल दी। तो ये जो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष जो है वो चुनाव मैदान में वैसा मुकाबला ना कर सके तमाम संसाधनों के साथ। और ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में देखिए अभी जो बात हो रही थी कि 400 पार या 500 पार, आप अपने मन में कुछ भी टारगेट रखने के लिए आजाद हैं, कोई भी पार्टी आजाद हो सकती है, लेकिन 400 पार या 500 पार कहने के अंदर एक अधिनायक वाली बू आती है। भारत का बहुदलीय लोकतंत्र इस बात को स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि पक्ष का जो आकार है वो ट्रैक्टर के पहिए के बराबर हो और प्रतिपक्ष का आकार साइकिल के पहिए के बराबर हो। इसलिए भारत में प्रतिपक्ष की मजबूती बहुत आवश्यक है। असहमति के सुरों को बंद करना अंततः पक्ष के भीतर एक ठहरे हुए पानी के पोखरे में सड़ांध पैदा करता है। ये एक अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए अब आखिरी चरण में हम एक टिप्पणी में आप चारों से लेना चाहूंगा। बहुत ज्यादा अनुभव है, देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा समझा आप लोगों ने। क्या लग रहा है जो वर्तमान परिस्थिति बनी है अभी, तो क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ लगातार माहौल बनता है, बदलते हैं चुनाव, उसके बावजूद अंदाजा अगर लगाने की कोशिश करें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या हो सकता है? देखिए, इसको स्वीकार करने में तो कोई हिचक नहीं है कि अभी जो इस समय आज की स्थिति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। और बढ़त के कारण ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही छिपे हैं, प्रतिपक्ष के अपने मसले भी हैं, अपने मुद्दे भी हैं। इंडिया गठबंधन का व्यावहारिक रूप से सामने नहीं आना भी है। ऐसा बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का असर बंगाल के बाहर तो नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि बंगाल में गठबंधन नहीं है। तो भाई साहब, अगर आप अखिल भारतीय पार्टी होती तब तो हम ये सोचते कि आपका बाकी जगहों पे गठबंधन का अर्थ है। तो वो बंगाल में अगर गठबंधन नहीं है तो फिर इस गठबंधन का मतलब क्या है? शरद पवार महाराष्ट्र के बाहर कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को अगर अरेस्ट नहीं किया जाता, अगर इस तरह की स्थितियां नहीं बनती कि उनके उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और भी 1-2 मंत्रियों को जेल में डाला गया, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को बाद में जेल में डाला गया इस्तीफे के बाद, तो अगर ऐसी स्थितियों में उनके साथ इस तरह से निपटना है तो आप ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने अंततः परिपक्व लोकतांत्रिक धारा का परिचय नहीं दिया है, सोच का परिचय नहीं दिया है। बीते 10 वर्षों का उसका आप सफर देखिए, वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने जाती है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट फाइट है, और डायरेक्ट फाइट में वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो एक तरफ तो आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक पार्टी, प्रतिपक्ष की पार्टी आवाज को दबाने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं। शीला दीक्षित की सरकार थी, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में उनको अलग किया, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आ रही है, लेकिन नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। पंजाब में क्या हुआ? वो गुजरात गए, सब बिल्कुल गुजरात गए, गुजरात में उन्होंने चुनाव किया क्योंकि गुजरात में भी कांग्रेस और बीजेपी थी, तो उन्होंने इतने प्रतिशत, मेरा ख्याल है 9 या 10% वोट उन्होंने हासिल किए थे, जबकि पिछले चुनाव में दशमलव कुछ वोट थे उनके। तो अगर 9-10% वोट आपने हासिल किए हैं तो नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। तो ये जो उदाहरण है, ये इस बात का सबूत है कि भारत की जो प्रतिपक्षी पार्टियां हैं वो लोकतंत्र बचाने के लिए उस परिपक्व सोच के साथ मैदान में नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त प्रदान करता है। ये अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी बात है और सब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ जाए। देखिए, जो राजेश जी ने कहा ना, मैं सहमत हूँ उस बात से। दरअसल विपक्ष में क्या हो रहा है, घोड़ा और घास की दोस्ती करने की कोशिश की जा रही है, जो कि असंभव है। आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, वो कांग्रेस की जमीन तोड़ करके अपनी जमीन बना रहे हैं, और तृणमूल के साथ भी वही स्थिति है। दक्षिण में तो चूंकि कांग्रेस ज्यादा इतनी पावरफुल है नहीं, तो वो समझौते में टिकी हुई है।
कुछ राज्यों में सीधी फाइट है तो वहां भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के जब विपक्ष एक हुआ था आज से साल भर पहले, तब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी चिंता की लहर थी कि अगर सही में 1-to-1 अगर मुकाबला होने की स्थिति आ गई तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी, जैसे कि 1977 में हुआ था कि उत्तर पश्चिम भारत के अंदर कांग्रेस सफाया हो गया था, केवल दक्षिण भारत में बची थी। लेकिन विपक्ष के अंतर्विरोध जो हैं वो जल्दी सामने आने लगे, झगड़े शुरू हुए आपस में। जो सीट बंटवारे की का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, उसी को सबसे साइडलाइन किया गया और बाकी सारी बातें में हुई। राहुल गांधी अकेले ही यात्रा पे निकल पड़े। तो सवाल ये है कि जब आप अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हो तो फिर विपक्षी एकता की बात का कोई औचित्य नहीं है ना। ये जनता की उस अपेक्षा के अनुरूप ये नहीं है जब जनता चाह रही है कि भाई विपक्ष मजबूत हो। लेकिन अगर विपक्ष खुद ही मजबूत नहीं होना चाहता तो जनता क्या करेगी क्या? उसके सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। तो आज की परिस्थिति में जो खतरा है आने वाले समय का, वो जरूर है कि अगर बीजेपी जो सत्ता में आ रही है वो लगभग तय है कि वो आएगी, सीटें कितनी आती है वो अलग मुद्दा है। तो फिर देश की स्थिति क्या होगी, लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी, विपक्ष की स्थिति क्या होगी? क्या ये जो बहुमत है एक तरह से तानाशाही में तब्दील तो नहीं हो जाएगा? और क्या जनता उसको सहन करेगी? ये सारे सवाल अभी खड़े होने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या ये मर्यादाओं का पालन करेंगे, नहीं करेंगे, जिसकी संभावना आप कम लग रही है, क्योंकि जिस तरह का काम चल रहा है, मैंने तो लिखा भी था कि बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है इस चुनाव के अंदर। तो उसी समय यह है कि भाई केयर टेकर सरकार, हालांकि सरकार नीतिगत, जैसे राजेश जी ने कहा कि नीतिगत निर्णय नहीं लेती, ये परंपरा है, कोई लिखित संविधान में नहीं है ऐसा। पर ये मान के चला था भाई 2 महीने रुक जाए, उसके बाद ही अपन कोई काम करेंगे। केजरीवाल को 2 महीने बाद भी अंदर किया जा सकता था। हालांकि ये अलग बात है कि केजरीवाल जो है ये उनकी पार्टी उनके अंदर रहने में अब ज्यादा फायदा दिख रही है, तो अब शायद खुद ही अब बाहर नहीं आना चाहे वो, क्योंकि उसमें उनको राजनीतिक फायदा ज्यादा दिख रहा है, वो एक अलग बात है। तो लेकिन एक मर्यादा परंपरा का पालन होता था तो उसमें ये नहीं होता था, लेकिन इन्होंने उन मर्यादाओं को तार कर दिया है। उनको लगा इसमें भी, इसका भी इस ढंग से उपयोग किया जा सकता है, तो नए नए उपयोग या दुरुपयोग के खोजे जा रहे हैं, उससे वही काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली डिसाइडर तो जनता है ना। जनता अगर उसको सही मान रही है तो आपको सही मानना पड़ेगा एक हद तक, पूरी तरह आप न भी सहमत हो तो वो अलग बात है। हाँ, मुश्किल आएगी 2029 के अंदर बीजेपी को भी, और जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि अब यहाँ देश को आगे किस दिशा में ले जाना है। ये बात आप कह रहे हैं सुधीर सर। एक तो क्या हो सकता है वो, दूसरा मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, क्या कोई कहीं अंडर करंट भी दिखाई देता है 10 साल के बाद? देखिए, जैसा कि राजेश जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने की ओर अग्रसर है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ या अन्य चीजें जिस तरीके से लगातार उभर कर आ रही हैं, या आचार संहिता के दौर में जिस तरह से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल के सिक्कों के पीछे भेजा जा रहा है और वे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनको कि स्थगित रखा जाना चाहिए था। मसलन कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तब आपको कम से कम ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई या इस तरह की एजेंसियों की कार्रवाई को लंबित रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जो लड़ाई हो रही है, तो एक बहुत दिलचस्प प्रसंग रामायण में आता है कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। लड़ाई दोनों तरफ के सशस्त्र योद्धाओं के बीच होनी चाहिए, या दंगल में जैसे कि 2 पहलवानों के बीच होती है वैसे होनी चाहिए। लेकिन आप प्रतिपक्ष को उसके अकाउंट सीज करके उसके तमाम नेताओं को साम दंड भेद के साथ अपनी पार्टी में लाके लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में लाकर जश्न मनाने के तरीके से अगर लड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रतिपक्ष को निहत्था करके उससे लड़ाई लड़ने का दौर है, और ये अभूतपूर्व दौर है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बोगदे के बाहर कहीं दूर कहीं ना कहीं रोशनी है, और नतीजे अगर इस बार भी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसा कि वकील जी ने कहा, 229 के चुनाव को लेकर इतनी शंकाएं हैं कि आज की तारीख में कुछ भी कहना बहुत कठिन होगा। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है, लेकिन वाकओवर कतई नहीं है। दक्षिण भारत में जाइए, स्थितियां भिन्न है, और अन्यत्र भी मध्य प्रदेश में भी आधा दर्जन सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां उलटफेर हो सकता है, और मुमकिन है कि 28-1 के बजाय हमें अंक तालिका कुछ और देखने को मिले। ये बात आप कह रहे हैं सर। दिनेश सर, वॉकओवर की बात सर कर रहे हैं और बढ़त भी दिखाई दे रही है, आम जनमानस में भी यही है, क्योंकि ज्यादातर जगह जहां जहां हम लोकसभा क्षेत्रों में होकर आए हैं, अभी फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा जारी है, लोग तमाम विरोध के बाद मान लेते हैं कि हाँ ठीक है मोदी के नाम पर दे देंगे। तो क्या वाकई वो एज दिख रहा है या वॉकओवर उतना आसान नहीं है? ये एक इकोसिस्टम है जिसमें जो है, चूंकि हमारे कानों में बहुत ज्यादा शोर उसका हो रहा है, तो हमारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि एज है,
मोदी का ही फैक्टर है। आप देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, इसमें नया वोट कौन सा ऐड हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि साहब ये राम मंदिर बन गया तो जो वो ऐसा कौन सा वोट है जो अब पार्टी को नहीं मिलता था अब मिल जाएगा। एक तो ये विषय है। दूसरा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कहीं न कहीं आप देखे जाके देखिए कि कांग्रेस के वोटों पर टिक जाता है। पूरी राजनीति आप 4 दशक की, 5 दशक की जितने की भी देखिए, वो पहले जो गठबंधन होता था वो कांग्रेस विरोधी जो वोट होते थे, उनको एकजुट करने के लिए होता था। अभी भी भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही कि कांग्रेस का जो वोट है, उसको कैसे विभाजित किया जाए, जो उसका वोट है। तो इसलिए उसको गठबंधन पर उसकी चोट कर रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं बनना चाहिए। जब गठबंधन बनेगा तो फिर जो वोट है वो एक जगह चला जाएगा। तो फिर वो जो लड़ाई है, वो आमने-सामने की लड़ाई दिखेगी। तो आप कई जगह देख रहे हैं कि गठबंधन है कि नहीं है, ये कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा रही है और जो गठबंधन के नेता विपक्षी गठबंधन के, देखिए दोनों जगह गठबंधन है। आज कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम देश की एकमात्र पार्टी हैं जो अपने बल पर सरकार बना सकते हैं या जो है हमें समर्थन मिलेगा। समर्थन के बिना चल नहीं सकती। आप इसीलिए आप कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो जाए। लगातार कोशिश है। दक्षिण में आप देखिए 19 के चुनाव में सब कुछ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कई जगह पिछड़ गई थी और उसकी जो पूरी लड़ाई, पूरी 5 साल वो जो लड़ाई लड़ती है, हिंदी स्टेट की लड़ाई लड़ती है, जहाँ की जो 250 सीटों का वो चुनाव लड़ती है और उन्हीं को वो बचा के रखना चाहती है, जहाँ पोलराइजेशन हो सकता हो, जहाँ 370 का मुद्दा भी चल जाता है, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक भी चल जाती है, जहाँ राम मंदिर भी चल जाता है। लेकिन दक्षिण में आप जाते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कांग्रेस के साथ समस्या वो है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही और इसमें कहीं ना कहीं जो बात हो रही है, जो संस्थाएं पहले जो बात होती है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो किस लिए होता है? मॉडल है, आप सारे लोगों पर लागू होता है। आप एक जो है आपके सिद्धांत होते हैं, किसी भी चीज का एक जो है एक सिद्धांत है, उसके आधार पर आप राजनीति करेंगे। जब एक पक्ष नहीं मानेगा उस सिद्धांत को तो फिर कैसे होगा? पहले तो आप जो है आप जितने भी संचार साधन होते थे वो समान रूप से बात करते थे कि सब समान रूप से प्रचार। आज निजी चैनल इतने ज्यादा हैं, वो अपने कारणों से यदि वो इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं तो फिर विपक्ष क्या करेगा? आप कह देंगे विपक्ष बोल ही नहीं रहा। वही मीडिया सवाल कर रहा है, जो जो मीडिया एक पक्ष को दिखा रहा है, दूसरा वो नहीं कर रहा है सवाल। उसी को उसकी विपक्ष की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। ये भी एक तरह से आप देखें ना कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। पहले अल्टीमेटली जो विपक्ष होता था वो मीडिया के साथ खड़ा होता था। लेकिन अभी एक नए तरह का गठबंधन हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जो सरकारें हैं, वो मिल गई हैं। तो कहीं न कहीं जब ये 2 महत्वपूर्ण स्तंभ मिल जाएँगे, तो फिर आपके संविधान का क्या औचित्य रह जाएगा? संविधान बनाए इसी हिसाब से कि जो 3 महत्वपूर्ण आपके पिलर हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करें। आज इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, सरकार कर रही है कि हम सब जुडिशरी में भी हम अपने हिसाब से रखेंगे। ये टकराव क्यों? जब आप संविधान में भाव रखते हैं, तो फिर ये टकराव नहीं होना चाहिए। उसको अपने तरीके से काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए कि साहब ये माना नहीं जा सकता आपको। आज क्या वो इंडिपेंडेंट फैसले ले रहा है? आप एक्सटेंशन पर अधिकारियों को चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? इलेक्शन के समय ये इलेक्शन कमीशन को देखने की बात है। क्या केवल वो जब इस तरह के लोग होंगे, उपकृत लोगों को जब आप सिस्टम में लाएँगे, तो फिर आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते। ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और खबरों के खिलाड़ी इस कार्यक्रम का नाम इसलिए है क्योंकि खबरों को इन्होंने जिया है, खबरों को समझा है और खबरों को उस भाषा में आप तक पहुंचाया है ताकि आप उसको बहुत आसानी से समझ सके। और इसीलिए हमने इन चारों को यहाँ पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया था ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं और देश को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर जो परत दर परत पर्दे डले हुए हैं उनको निकालें, मुद्दों को समझने की कोशिश करें, कहाँ बात सही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, उसको समझने की कोशिश करें। हमें जरूर लगता है कि जो आपने इन चारों की जिन बातों को सुना है, बहुत सी बातें जिसके बारे में आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे या नहीं आप तक वो बातें पहुंच पा रही होंगी, आप उस पर थोड़ा गौर जरूर करेंगे। तो हमारे इस खास स्पेशल एडिशन खबरों के खिलाड़ी को लेकर आपके मन में जो भी और सवाल है वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखेगा और आपके मन में भी कोई और सवाल है ताकि हम अगले कार्यक्रम में उन सवालों को अपने खास मेहमानों के सामने रख सकें तो उनका जिक्र भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल अमरउजाला.com पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।